मैं बताऊंगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये कि जान लीजिए लोकतंत्र से समानता की पूछो लोकतंत्र क्या है तो कहेंगे लोकतंत्र लोगों के ऊपर लोगों द्वारा शासन। ये सब तो बहुत सतही चीज़ें हैं, BA फर्स्ट ईयर चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी कभी नहीं आएगा। लोकतंत्र में हम देखेंगे कि शास्त्रीय अवधारणा क्या है, शास्त्रीय संकल्पना लोकतंत्र की क्या है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बहुलवादी संकल्पना क्या है, बहुलवादी। क्वेश्चन यहीं से आते हैं PGT में, मुख्य रूप से TGT नहीं PGT में, और नेट में तो कन्फर्म आना है, यहीं से आना है। लोकतंत्र की परिभाषा से ही क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है। फिर विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्या है, ठीक है। विशिष्ट लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है, शुम्पेटर मुख्य रूप से उसके विचारक हैं, तो वो क्या है, ठीक है। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्या है, बहुलवादी लोकतंत्र क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शास्त्रीय लोकतंत्र से कम आते हैं, इन दोनों ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो नई संकल्पनाएं हैं, एक है विमर्शी लोकतंत्र, उससे क्वेश्चन आ सकता है नेट में, विमर्शी लोकतंत्र, और दूसरा है क्या है, प्रतिभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से कहा जाता है। ये दो से क्वेश्चन बहुत आता है, प्रतिभागी लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र कह सकते हैं, सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र, यहां से क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जो आता है सहभागी लोकतंत्र, इसके अलावा एक और शब्द है जो आप लोग शायद मैं कभी क्लास में बताया भी होगा, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। वैश्विक मतलब कह सकते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र, जैसे कॉस्मोपॉलिटन, इंग्लिश से ये ज़्यादा अच्छा है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, उससे कभी एक आध क्वेश्चन आ सकता है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी के इतने विभिन्न रूप हैं, आपको वही जानना है ना। अब इसके अलावा ये तो सिद्धांत की बात हो गई, इतना हम लोग सिद्धांत पढ़ना है। और अगर आपको मैं यकीन बताता हूँ, अगर आपको सिद्धांत क्लियर हो गया तो फिर और चीज़ों में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। इतना समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत में इतना ही पढ़ना है ना, राजनीतिक सिद्धांत में इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, वो है राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन। दूसरा जो है वो राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन को दो भागों में बांटते हैं, पाश्चात्य और भारतीय। पाश्चात्य को भी तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, और दूसरा आधुनिक। और एक और कर सकते हैं इसमें, समकालीन राजनीतिक चिंतन। यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन समकालीन राजनीतिक चिंतन आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो आपको सिद्धांत में पढ़ाऊंगा, जैसे नोजिक है, समकालीन में क्या आता है, नोजिक है, रॉल्स हैं, फ्रीडमैन है ना, तो इनका सबका पढ़ाना पड़ेगा, ये समकालीन में आते हैं। पाश्चात्य में, भारतीय में क्या है, भारतीय में भी यही है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों हैं, ठीक है। अब इनमें थिंकर कौन कौन से हैं, प्राचीन, जैसे प्राचीन राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य वाला है, तो इसमें जो है आपका मुख्य चीज होता है, दो है थिंकन। एक ग्रीक राजनीतिक चिंतन है, ग्रीक, जिसमें आएंगे आपका सोफिस्ट, प्लेटो और सुकरात और अरस्तु आ जाएंगे, ठीक है, ग्रीक राजनीतिक चिंतन हो गया। दूसरा रोमन राजनीतिक चिंतन हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है, रोमन राजनीतिक चिंतन हो गया, जिसमें आपका सिनेको आ जाएंगे, एक दो, ये क्या नाम है, सिस्रो मुख्य आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेट नहीं, नेट में है, नेट में है शायद, नेट में है, नेट में नहीं है।
अगर नेट में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे इसको, नहीं नेट में नहीं है। देखिए इसमें नेट में क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूरी नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना चीज़ है तो पढ़ा, अब नहीं है तो पढ़ाऊँगा वही जो है नेट में, बाहर चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो कौन कौन से आ जाएगा। तो हमको जो है प्राचीन राजनीतिक चिंतन में अगर सिलेबस देखा जाए तो हम लोगों को केवल जो है ग्रीक राजनीतिक चिंतन है, रोमन राजनीतिक चिंतन नहीं है। और तीसरा ईसाई राजनीतिक चिंतन होता है, हाँ, जिसमें आपका ईसाई राजनीतिक चिंतन में दो आते हैं, कौन कौन आते हैं दो? हाँ, अगस्टाइन आता है, एक्वाइनस आता है, दो आते हैं, लेकिन उनको दोनों को हमको नहीं पढ़ना है। हमको प्राचीन में क्या करना है, केवल ग्रीक राजनीतिक चिंतन पढ़ना है। और ग्रीक में भी इसमें अगर देखा जाए एग्जैक्ट जो वर्ड दिया है वो केवल प्लेटो और अरस्तु दिया है, ठीक है, प्लेटो और अरस्तु दिया है, और इसमें भी प्लेटो और अरस्तु दिया है, बस चाहे जो भी हो तीनों प्लेटो और अरस्तु दिया है। जो नहीं है तो उसको थोड़ी पढ़ेंगे, प्लेटो और अरस्तु। नहीं कि ग्रीक यह प्राचीन वाला दिया गया है, इसमें दो पढ़ना है, प्लेटो और अरस्तु। और दूसरा क्या करेंगे, एक नेट में एक और नाम डाला हुआ है, वो कन्फ्यूशियस, लेकिन वो कन्फ्यूशियस ग्रीक का नहीं है, वो चाइनीज राजनीतिक चिंतन है। जैसे बुद्ध का है, बुद्ध का समकालीन था, तो कन्फ्यूशियस भी डाल दीजिए, लेकिन हम लोग नेट के लिए पढ़ेंगे। और उसको देखिए हमारा यही योजना है कि पहले टीजीटी पीजीटी तीनों कॉमन सिलेबस उसको पढ़ेंगे, और जिससे कन्फ्यूशियस है इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सब पढ़ने के बाद। इसमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा, ठीक है, जो नए हुआ। तो इसमें जो है एक और कन्फ्यूशियस डाल सकते हैं, कन्फ्यूशियस हो जाएगा, प्राचीन में 3 हो जाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन में कोई नहीं है, मध्यकालीन में कोई नहीं है, नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना ही नहीं है। जो नहीं तो नहीं, मैं तो आपको बता रहा था क्या क्या होता है ना, तो जहाँ नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, हम लोग जो है थोड़ी नहीं सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आधुनिक आ जाता है। आधुनिक में आपको मैकियावेली शुरू होता है, तो मैकियावेली पढ़ना है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब डाल दीजिए, तीनों पढ़ना है। हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ना है, मैकियावेली पढ़ना है। इसके बाद एक जो है आपका मॉन्टेस्क्यू भी है, इसमें दे रखे हैं, मिल दे रखे हैं, सब लिख लीजिए इसको, उसमें लिख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू है, मिल है, तीनों में कॉमन है ना, मॉन्टेस्क्यू, मिल। और इसमें और क्या क्या है, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन है, माओ हैं, इतना जो है पीजीटी में है। और टीजीटी वाले में हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम भी है। यानी कि अगर आप देखेंगे ऐसे मैं देखा हूँ विचारधारा के अनुसार, तो समझौतावादी पढ़ना है, ठीक है। समझौतावादी कौन कौन आता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है। मैकियावेली तो पहले आधुनिक राजनीतिक चिंतन है तो उसको हटा दो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये हो गया। इसके बाद उपयोगितावादी पढ़ना है 2, बेंथम और मिल, ठीक है। आप ऐसे डाल सकते हैं ना, ऐसे डालेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैकियावेली डाल लीजिए, उसके बाद क्या है, समझौतावादी, समझौतावादी में क्या है, हॉब्स, लॉक, रूसो आ जाएंगे। और इसके बाद फिर उपयोगितावादी, उपयोगितावादी में बेंथम और मिल। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू अलग कर लीजिए, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू में सब में नहीं आता है, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत आ जाएगा उसका, तो मॉन्टेस्क्यू आ जाएगा। इसके बाद मार्क्सवादी चिंतन, ठीक है। मार्क्सवादी चिंतन में कौन, मार्क्स, माओ, लेनिन, 3 पढ़ना है, ठीक है। इसमें माओ, लेनिन के बाद जानते हैं इसमें क्या है कि ग्रामस्की भी दिया गया नेट वाले पेपर में, तो मार्क्सवादी चिंतक डालिए। मार्क्सवादी चिंतन में मार्क्स, लेनिन, ठीक है, माओ, ग्रामस्की, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, आ जाए। मार्क्स, लेनिन, माओ, ग्रामस्की, ये चारों पढ़ना है हमको मार्क्स में। यद्यपि मार्क्स का जो ग्रामस्की है वो 9 मार्क्सवादी है। 9 मार्क्सवादी में आपको मैं और आगे बढ़ा दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि 9 मार्क्सवादी क्वेश्चन कुछ आते हैं, जैसे मिली बैंड, डोले बैंड भी आ जाते हैं कभी कभी, मिली बैंड के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ लो। मिली बैंड, डोले बैंड थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, हाइबरमास हो गया है ना, तो ये सब चीज़ों को मैं थोड़ा बता दूंगा कि 9 मार्क्सवादी क्या बोलते हैं। इसके अलावा जो इससे इतने से अगर आप देखें तो टीजीटी पीजीटी लगभग खत्म हो जाएगा, हाँ, टीजीटी पीजीटी वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इतना लेकिन नेट में कुछ अलग भी है। नेट में हन्ना आरेंट लिख लीजिए अलग से, हन्ना आरेंट है, फ्रेंच फेनान है और जॉन रॉल्स है। रॉल्स तो मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे पढ़ाना ही है, जॉन रॉल्स है। ये तीनों क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रॉल्स में पढ़ा दूंगा पहले, इसलिए पढ़ा दूंगा कि रॉल्स के बिना आपको न्याय नहीं समझ में आएगा। न्याय का मतलब ही आज हो गया है रॉल्स, ठीक है।
तो फ्रेंच फैनन हो गए। तो ये तीनों जो हैं अलग से जो है, इतना जो है हो जाएगा क्या, थिंकर का हो जाएगा। अब थिंकर में मैं अगर एक एक देखूं तो प्लेटो में भी आपका 3-4 सिद्धांत आ जाएंगे, उसका न्याय का सिद्धांत, हाँ, उसका जो है ना राज्य का पूरा सिद्धांत। तो ऐसे ऐसे करके वो तो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ढंग से बता दूंगा। समझौतावादी में जैसे आएंगे तो उनका भी अपना प्राकृतिक जो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, फिर प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, विवेक, तो वो सारा चीज़ें देख देख क्लियर हो जाएगा। तो इतना रहेगा चिंतन। और कुछ है? अब भारतीय में देख लीजिए, पाश्चात्य में इतना रहेगा, भारतीय में क्या हो जाएगा? ये जो आप पढ़े हैं ना, ये हन्ना आरेंट, ये समकालीन इधर लिखा गया है ना, राल्स और हन्ना आरेंट इसी में आते हैं। राल्स जो है, हन्ना आरेंट दो हैं। हन्ना आरेंट एक मात्र महिला चिंतक हैं आपके सिलेबस में, और हन्ना आरेंट बड़ा इसमें माहौल चल रहा है क्योंकि उनका चिंतन थोड़ा से नए किस्म का है। मैं आपको बताऊंगा, उनका चिंतन सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा से हैरानी टाइप, एकदम कि नया कुछ नहीं होता, नए शब्द केवल शब्द हैं, वो तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको नए कुछ नए चीज़ बता रहे हैं। तो दोनों चिंतक के समकालीन में आप लिख सकते हैं, राल्स को और हन्ना आरेंट को, ठीक है। अब इंडियन में क्या क्या आपको पढ़ना है? इंडियन में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन में आपको दो पढ़ना ही है, कैटिल्य हर जगह, कैटिल्य, ठीक है, और मनु, ये दो पढ़ना ही है सब जगह, तीनों जगह ये है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैटिल्य मनु के अलावा आधुनिक में देखिए इसमें जो है ना, टीजीटी में तो नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, उसमें तो केवल राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था में ही सब दे दिया गया, आधुनिक राजनीतिक चिंतक, तो ये नहीं है, इसमें है नेट वाले सिलेबस में। ये जो धर्मशास्त्र लिखा है इसका मतलब होता है मनु, ठीक है, और जो कैटिल्य तो लिखा ही नहीं, तो अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र होता है कभी, तो अर्थशास्त्र जो है वो कैटिल्य, ठीक है। इसके बाद आगम लिखा, अगाना इसमें लिख दिया है हिंदी में, लेकिन आगम है, आगम का मतलब होता है बुद्ध, बौद्ध चिंतन। इसमें कुछ है नहीं, बौद्ध चिंतन बहुत ज़्यादा है नहीं, एक 10 मिनट का काम में बता देंगे आपको। अब सुत्त लिखा है, आगम सुत्त, वही बौद्ध धर्म चिंतन का, ठीक है। मध्यकालीन में इसमें तो नहीं है, टीजीटी पीजीटी में तो नहीं है, नेट में है। बरनी कबीर, बरनी और कबीर जो हैं ये आपके मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में है, ठीक है। हाँ, बरनी अकबर काल समकालीन था, और कबीर भी लगभग उसी के आसपास है, तो बरनी कबीर पढ़ना है। तो बरनी और कबीर, बरनी कबीर में देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा बता देंगे कि बहुत कुछ आना, क्वेश्चन भी नहीं आता है और कुछ नहीं से बहुत ज़्यादा है नहीं, कोई नाम से बहुत घबराइए नहीं कि बरनी आ गया बहुत बड़ा कुछ होगा क्या, कुछ तो नहीं होगा। बस ये बताएं कि राज्य का, राज सत्ता का सिद्धांत क्या है, कैसे वो राजशाही के बारे में कुछ है नहीं। इसके बाद आधुनिक में काफ़ी चिंतक है। अगर हम सबसे पहले टीजीटी की बात करें तो इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी तो मान लिया सबसे मौलिक चिंतक तो वही है, महात्मा गांधी हो गए, तो गांधी हो गए, नेहरू हो गए, अम्बेडकर हो गए, हाँ, जिन्ना हो गए, जिन्ना नहीं है इसमें, जिन्ना इसमें होगा। ये तीनों तो लिख ही लीजिए पहले, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, जिन्ना जी हैं, टीजीटी वाले जिन्ना हैं। तो इसमें जानते क्या है, जो टीजीटी के सिलेबस है उसमें ये लिखा है राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, गोखले, तिलक, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, अम्बेडकर के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो इनका दरअसल चिंतन नहीं पढ़ना है। आपको बता दूं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में आधुनिक में केवल एक मौलिक चिंतक है, वो है गांधी जी, इसके अलावा कोई मौलिक चिंतक नहीं। जैसे अम्बेडकर जी हैं तो अम्बेडकर केवल जो दलित चिंतन के बारे में योगदान है, लेकिन उनका कोई मौलिक चिंतन नहीं है, ठीक है, कोई मौलिक। नेहरू का भी कोई मौलिक चिंतन नहीं है, वही लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रेरित है, ठीक है। तो मौलिक चिंतन केवल मात्र गांधी का, इसलिए मैं गांधी बहुत अच्छे से बताऊंगा, इन सबको मैं बता दूंगा, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसान होते हैं। जिसका मौलिक होता है उस दिन थोड़ा कठिनाई होगी। इसके बाद एक थोड़ा से प्रयास किए हैं मौलिक चिंतन करने के, लेकिन कर नहीं पाए हैं, वो एम एन रॉय, लिख लीजिए, एम एन रॉय पढ़ा देंगे आपको कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएगा। एम एन रॉय इसमें होगा, एम एन रॉय हैं, और जैसे ये देखिए लिखा है, जैसे पंडित रमाबाई लिख दिए नेट के सिलेबस में, तिलक लिख दिए। तो पंडित रमाबाई का कोई बहुत इतना बड़ा विचार नहीं, कोई आपको परेशानी हो जाएगी, कुछ नहीं है इसमें,
10 मिनट के काम है। तो पंडित रमाबाई लिखने के लिख लीजिए सब, पंडित रमाबाई लिख लीजिए, तिलक लिख लीजिए, स्वामी विवेकानंद लिख लीजिए। स्वामी विवेकानंद का थोड़ा से है ठीक ठाक चिंतन, तो उसको मैं बता दूंगा। टैगोर ठीक चिंतन है, लेकिन वो ऐसा चिंतन है कि आपको समझ में आ जाएगा, वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा मौलिक ऐसी चीज़ है। वो आप जान लीजिए कि जो विवेकानंद जी कहेंगे वही टैगोर भी थोड़ा बहुत परिवर्तित करके वही चीज़ कहेंगे। गोखले है हो गए, इसमें से गोखले का भी दिया था। अरविंदो हो गए, अरविंद जो है ये थोड़ा से मौलिक तक प्रयास किए हैं, लेकिन जो तिलक का विचार है वही अरविंद का भी विचार है, बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। वही भारत माता की बात करते हैं तो वही चीज़ है, नहीं राष्ट्रवादी विचार है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब केवल नाम बड़े बड़े हैं, इसमें कुछ है नहीं थिंकिंग में, अगर थिंकर जो पढ़ेंगे। और जैसे पेरियार हैं, और पेरियार अम्बेडकर, तो पेरियार का थोड़ा सा एक चीज़ है आत्म सम्मान आंदोलन, उसको बता देंगे क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें भी कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें कोई चिंतन नहीं है, दरअसल वही चीज़ें हैं। पंडित रमाबाई जो हैं और पेरियार हैं। पंडित रमाबाई महिलाओं का थोड़ा प्रतिनिधित्व करती हैं, है क्या ना, यूजीसी ने क्या क्या है कि जैसे होता नहीं है कि सभी जातियों धर्मों का प्रतिनिधित्व चाहिए, तो वैसे ही कर दिया है, अन्यथा ये सब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आदमी जानता रहे, इसलिए विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों का जो एक होना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वैसे करने के प्रयास किए हैं। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, आप पढ़ें समझ में आ जाएगा। मोहम्मद इकबाल जैसे हो गए, और इकबाल पढ़िए चाहे जिन्ना पढ़िए, उसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इकबाल को मैं बता दूंगा, इकबाल ने बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत नाम तो वो सुनते हुए शायद शेर व शायरी भी करते थे, लेकिन कोई चिंतन में बहुत ज़्यादा मौलिकता नहीं है, हाँ, तो इसको भी बता दिया जाएगा। वीर सावरकर भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आजकल थोड़ा से चल रहा है, राष्ट्रवादी सरकार है तो वीर सावरकर भी डाल दिए हैं, तो वीर सावरकर कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत समय लगा। इस सब चिंतन क्या 2-3 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, लास्ट में पढ़ाऊँगा। लेकिन अम्बेडकर, नेहरू तो बता दिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। अब दीनदयाल उपाध्याय हर जगह छाए हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जो हैं ये तीनों जो हैं, ये नारायण और लोहिया, जेपी और लोहिया, लगभग संपूर्ण क्रांति सप्त क्रांति है ना, तो लगभग चिंतन सेम है। इनको लोगों को जानना भी चाहिए आप लोगों को। तो दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं कैसे है, एक विचार है बहुत इसमें सबसे ज़्यादा फेमस विचार है जो चल रहा है हर यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको मैं बता दूंगा। बहुत ज़्यादा इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कई नाम आ गए, नाम हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा, हाँ, जैसे अब आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो मार्क्स पढ़ने में 3 दिन लग जाएगा, इनको 3 दिन सभी पढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चिंतन में ऐसा नहीं है, नाम सबका डाल लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत आपको चला जाए। सुभाष चंद्र बोस का भी दिया है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, मैं आपको जैसे ये सब विचारक है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जिन्ना हो गए, गोखले हो गए, तिलक हो गए, तो इनको पहले मैं बता दूंगा इनका विचार क्या है और आंदोलन में योगदान, जैसे इनका जीवन परिचय टाइप को बता दूंगा, ताकि उससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कब जेल गए, इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो भी आ जाएगा इसमें। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, चिंतन और ये कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब अगला जैसे अब टीजीटी अगर आप देखेंगे तो इसमें तो भारतीय संविधान का पूरा दिया गया है, जितना दिया गया है भारतीय संविधान का पूरा, है ना। और इसमें जो है, और पीजीटी में अगर आप देखेंगे, पीजीटी में हम खास बात देखिए, पीजीटी में कहीं भी संविधान का वर्णन नहीं है। आप सिलेबस है आपके पास, नहीं है, तो पीजीटी में लिखा है तुलनात्मक राजनीति, और आगे क्या लिखा है, संघवाद, प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां, समस्याएं। आगे क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ठीक है। आगे क्या, व्यवस्थापिका संरचना, कार्यपालिका संरचना, लिखा है तुलनात्मक राजनीति, लेकिन इसमें जानते हैं क्या आएगा, भारतीय संविधान, क्योंकि आगे क्या लिखा है, अधिकार स्थिति, न्यायपालिका, नौकरशाही, हाँ, निर्वाचन पद्धतियां, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत का अध्ययन भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के विशेष संदर्भ में। तो तुलनात्मक संविधान है, बीए सेकेंड ईयर में पढ़े हैं ना, तो इसमें देखिए क्या है ना, है तो कौन कौन से 5-6 देश हैं, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस, चीन, 5 संविधान दिया गया है। लेकिन इन सबसे क्वेश्चन जो फ्रांस से आएगा 1 या 2 क्वेश्चन, चीन से 1 या 1 क्वेश्चन, और अमेरिका ब्रिटेन से 1-2 क्वेश्चन आता जरूर है, मैं देखा हूँ इसको सिलेबस, तो ये सारा क्वेश्चन आता है। लेकिन सब भारतीय संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, इन सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, भारतीय संविधान से 10-12 क्वेश्चन रहेंगे।
तो ये आपको इसीलिए वैसे पढ़ना भी है आपको, लिखने सुनिए कि अब जैसे भारत संविधान इतना पढ़ रहे हैं, अब ब्रिटेन का संविधान पूरा वैसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूंगा मूल चीज़ क्या है। हाँ, ब्रिटेन संविधान की मूल क्या है। ये संविधान जैसे भारत संविधान हम लोग चूँकि पढ़ते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। कोई और अगर हमें केवल ऊपरी जानना हो तो इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हमें संविधान का दर्शन क्या है और मुख्य संरचना क्या है इतना जानना जरूरी होता है। बस संविधान में यही तो होता है। संविधान में क्या होता है, मुख्य दर्शन क्या है, मतलब किस आधार पर आधारित है, और संरचना क्या है कि अध्यक्षात्मक है कि संसदीय है कि संघीय है कि एकात्मक है, ये तो चल रहा है। तो इसमें क्या है ये क्यों देखना होता है। और फिर नागरिकों का संबंध, यानी कि नागरिक का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सब चीज़ें देखना हो। तो यही 3 चीज़ संविधान में पढ़ना होता है। ये सारा चीज़ें हम तो आपको अच्छे से इसमें बता देंगे। तो मैं इसमें जो तुलनात्मक राजनीति लिखा है इसका मतलब ये ना समझिए कि तुलनात्मक पूछेगा, तुलनात्मक में कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है, ठीक है। इसमें सारा क्या पूछेगा, सारा भारतीय संविधान पूछेगा। ये इसने गलत लिखा है, बस लिखना ये चाहिए तुलनात्मक संविधान, ठीक है, लिखना ये चाहिए। और या तो इसको कर लेना चाहिए कि भारतीय संविधान अलग से और उसके बाद तुलनात्मक संविधान की इसका विशेषण वो लिख देता तो क्लियर होता। ऐसे में बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए इतना हो गया, और आगे का मैं कल बताऊंगा इस संविधान के बारे में। आपको एक चीज़ बताता हूं कि आप लोग थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आप लोग नहीं तो आप परेशान रहेंगे। क्वेश्चन अभी पिछले साल का 2016 का मैं बताऊं आपको क्वेश्चन का स्तर, टीजीटी का क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन आता है टीजीटी का ही क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है। मैं आपको फांसीवाद जब बता दूंगा तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे। ऐसे इसलिए ऐसा नहीं कि सब चिंतन पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब है। जैसे अब इसमें लिखा एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास। अब अगर मैं बता दूंगा तो आपको समझ में, फांसीवाद व्यक्तिवाद सीधा विरोधी चीज़ें हैं। जहाँ फांसीवाद होगा व्यक्तिवाद होगा ही नहीं, ठीक है। अब लिखा क्वेश्चन अगला क्या है, मार्क्स के अनुसार राज्य है। मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा इधर राज्य का कैसे पढ़ाऊंगा, मार्क्स क्या बोलता है उधर क्वेश्चन वैसे आ रहा है ना। देखिए मार्क्स के अनुसार राज्य है क्या, दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, ठीक है, एक सकारात्मक अच्छाई, स्थायी। तो आप तो तभी जान पाएंगे ना, मैं बता दूंगा कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि कोई मॉडल नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है जो सिलेबस अकॉर्डिंग वही पढ़ाऊँ। जैसे आया है कि मिलान कीजिए, हॉब्स पित्त सत्तात्मक, लॉ अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ घोषणा पत्र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी मैं आप नहीं आता इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसे आते मैं बता रहा हूँ। अब इसमें आपको अगर ये पता हो हॉब्स क्या बोलता है, मुख्य सिद्धांत क्या है, तो आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे इसको। अब जैसे और इसके सिद्धांत के देखिए, सिद्धांत के क्वेश्चन जैसे इसमें तो ज़्यादातर कैटिल्य, चिंतन के देखिए, कैटिल्य ने अपने राज्यमंडल में विजगेसु का राजा के रूप में उल्लेख किया। विजगेसु का मतलब क्या है, राजा का विजगेसु है, विजगेसु का मतलब क्या है, इसे इसमें दिया है जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी, शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। अगर मैं आपको मंडल सिद्धांत बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये टीजीटी का लेवल था और पीजीटी का लेवल इससे थोड़ा से हाई है। जैसे अब आपका जैसे तुलनात्मक संविधान बता रहा था, जैसे आया था फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यकाल की कितने वर्ष का होता है, सामान्य चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। अब उसमें बहुत डीप में नहीं जाएगा कि फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, ये सब नहीं पूछेगा, है ना। तो इसे एक क्वेश्चन आते हैं, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभुता होती है, किसने कहा। अब आपको मैं बताऊं, इसको मैं स्टेटमेंट बताऊंगा नहीं किसने कहा, लेकिन मैं आपको जो विचारक ने और सबने कहा उसका विचार बता दूंगा, तो आप खुद जान जाएंगे कि यही कह सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कह सकता। देखिए कभी ये इसे क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, 5-6 क्वेश्चन क्या हो सकता है, 10-12 क्वेश्चन रहते हैं कि कथन वाला कभी कथन नहीं रटना चाहिए। आप ये जान लीजिए कौन विचारक का क्रक्स क्या है, ठीक है, कौन विचारक कहीं कह सकता है, मार्क्स क्या कह सकता है आपको सीमा पता होनी चाहिए।
लॉ क्या कह सकता है, पता होना चाहिए। जब आपको इस दिन पता हो जाएगा तो फिर वो स्टेटमेंट भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे सिद्धांत का देखिए या चिंतन दोनों मिला कर क्वेश्चन है ये। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस सिद्धांत से भी है, चिंतन से भी है, दोनों से है ना। तो आपको ये पता हो जाएगा कि राज्य कैसी उत्पत्ति, कौन कौन सिद्धांत है, तो कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीजीटी क्वेश्चन है। तो ये है इसमें। हाँ, अब चिंतन में देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? ठीक है, रूसो जो है किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। अगर आपको मैं बता दूंगा सामान्य इच्छा क्या होती है, रूसो क्या बोलता है, तो लिखा कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना। तो ये चीजें हो गई। और अभी आ चुकी पढ़ाएं उसी नहीं, संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको वही बताऊंगा जो आज। दो चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं, सिद्धांत और चिंतन में क्या क्या पढ़ना है, यही चीज पढ़ाना था। ये दो चीज जो है, हाँ, जैसे क्वेश्चन है किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? अगर आपको मैं बता दूंगा एकत्व सिद्धांत क्या है, उसके बहुत सिद्धांत क्या है, उसके विरोध में क्या, तब तो आप कर लेंगे ना सीधा। इससे बहुत दम नहीं क्वेश्चन में। किस निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? अब इसमें लिखा है सामाजिक समानता का, प्राकृतिक समानता का, नागरिक समानता का, राजनीतिक समानता का। अब मैं आपको क्रक्स बता दूंगा समानता का, समानता का क्वेश्चन है ये। अब आपको क्रक्स बता दूंगा समानता क्या है, मतलब प्राकृतिक समानता का मतलब क्या है, सामाजिक समानता का मतलब क्या है, तो आप कर लेंगे इसको सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? सीधा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बता देंगे तो समझ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऐतिहासिक सिद्धांत कौन सा है? अगर आप ऐतिहासिक बता ना कि ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण है, कौन तत्व, मैं उसी समय बता कौन से तत्व आते हैं, यही पूछा जाता है क्वेश्चन। वही क्वेश्चन तो है, तत्व ही तो पूछ रहा है। इसमें बल सिद्धांत, मात्र पित्रात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अच्छा, ऐतिहासिक सिद्धांत का विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे उपागम उसमें नहीं था, देखिए उपागम से क्वेश्चन है, उपागम उसमें नहीं था ना, पद्धतियां लिखा था। क्वेश्चन देखिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम, ठीक है, के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? उपागम से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं बताया इसलिए रहा हूँ कि जो मैं आपको सिलेबस डिक्टेट किया हूँ वो कुछ ना कुछ टच करने लगा है कि कहाँ से क्वेश्चन आना है ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं चूँकि इसको तो मैं तो पढ़ा हूँ तो हुई ही, इसके अलावा मैंने देखा है कि कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। हर जगह से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दीजिए। आपको एक स्तर ही होता है क्वेश्चन पूछने का, उसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं केवल टीजीटी पीटी नहीं करवाऊँगा, बल्कि जो और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होता है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करवा दूंगा। फिर उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार में जो, बिहार में तो होता नहीं एग्जाम, छत्तीसगढ़ से एग्जाम कल परसों उसका बता दूंगा आपको। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो सिलेबस है कहीं कभी छूटेगा नहीं, सारा सिलेबस एक ही है। यूजीसी अगर आप पढ़ लीजिए, यूजीसी अगर पढ़ लीजिए आप, तो फिर चाहे जो पॉलिटिकल साइंस का किसी भी स्टेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी, सारा क्लियर हो जाएगा। यूजीसी सिलेबस जो होता है वो मॉडल सिलेबस होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सारे जो आयोग के लिए और सभी जितने एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। तो मॉडल होता है, उससे अभी उससे सब लोग कम करके देते सकते, उससे ज़्यादा नहीं देते कोई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लोग करिए क्या काम कि एक तो साल पेपर ले लीजिए, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रोज़ 10 क्वेश्चन इसी तरह बताऊंगा, 10 क्वेश्चन लगभग बताऊंगा कहाँ से आएंगे। आज तो मैं दिया नहीं आपको, नहीं तो धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको प्रिंटेड भी दे दिया जाएगा कि 10 क्वेश्चन लगाने के लिए। और संडे को एग्जाम भी होगा, हर संडे जो है टेस्ट होगा। टेस्ट होने से नहीं तो आप लोग मतलब नहीं रह जाएगा, हफ्ते भर जो पढ़ाया जाएगा उसी का टेस्ट होगा, ठीक है। उसी में जैसे तीन चार थिंकर पढ़ा दिए गए तो उस सब का टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो बताऊंगा, इसे आज पढ़ा दिया पूरा, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता दूंगा रोज। तो आपका कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे नेट हो, चाहे टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे ये टीजीटी पीजीटी, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप लोग नेट निकाल लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आए उससे भी बाहर नहीं आएगा।
अभी नहीं है स्थिति। अभी जो है आप ऐसे मिनट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी अभी अनिवार्य नहीं है। अभी आगे भविष्य में हो जाए तो बात है, कहा है सरकार ने कहा है, लेकिन अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।